तो यहाँ पे फिर से एक बार हम मेंशन कर दे रहे हैं द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, बायोलॉजिकल सेंस में या किसी भी सेंस में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अराउंड जो भी एरिया है उसको हम एनवायरनमेंट कह सकते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? इट रिफर्स टू द सराउंडिंग्स। और वो सराउंडिंग्स जो है वो इमीडिएट भी हो सकती हैं या फिर डिस्टेंट सराउंडिंग्स भी हो सकती हैं। जैसे हम सेल्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो सेल कहीं पे मौजूद है तो इसके जस्ट बाहर वाला ये जो पूरा इलाका है, ये वाला, दिस कैन बी कॉल्ड एज इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। लेकिन सेल जिस टिश्यू का पार्ट है वो टिश्यू के बाहर अगर हम और दूर चले गए तो ये हो जाएगी इसकी डिस्टेंट सराउंडिंग। तो ये तो सेल के रेस्पेक्ट में है, लेकिन हम यहाँ एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे बात होती है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का इमीडिएट सराउंडिंग भी हो सकता है और डिस्टेंट सराउंडिंग भी हो सकती है। अब इस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने के लिए या इस एनवायरनमेंट में जो मौजूद होते हैं वो क्या बेसिकली होते हैं? देर आर सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कौन ऐड हो रहा है? एक सेकेंड। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। अब ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहें या इसको हम इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कह देते हैं या इसको सिंपली शॉर्ट में इको फैक्टर्स भी कह देते हैं। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक को हमने कह दिया एबायोटिक और दूसरे को कह देते हैं बायोटिक। तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही होगी। एबायोटिक का मतलब क्या हो गया? एबायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें लिविंग बींग्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जैसे कि एबायोटिक फैक्टर्स, या इसको हम सिंपली कह दें नॉन लिविंग, और यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स में लिविंग फैक्टर्स जो भी हैं सराउंडिंग्स में, ठीक है ना, एनवायरनमेंट में। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं टेम्परेचर का, सनलाइट, पीएच। पीएच अगर वाटर बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो, या सॉइल जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है। तो ये सारे जो है वो एबायोटिक फैक्टर्स के एग्जांपल हो गए। बायोटिक फैक्टर्स में जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं लिविंग फैक्टर्स इंक्लूड होंगे। तो इसमें प्रे वो है उसके लिए अवेलेबल कि नहीं, कॉम्पिटिटर्स, प्रेडेटर्स या पैरासाइट्स। तो ये सारे जो है वो बायोटिक फैक्टर्स हैं जो किसी इंडिविजुअल की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स की, यानी कि हम बात करेंगे बेसिकली फिजिकल एनवायरनमेंट की। तो फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं और जाहिर सी बात है फिजिकल एनवायरनमेंट में ये एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड होंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल एनवायरनमेंट। और फिजिकल एनवायरनमेंट में भी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है सॉइल। सॉइल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी अब सॉइल बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज सॉइल? सॉइल को हम कैसे कह सकते हैं? जानते सब लोग हैं मिट्टी के बारे में, लेकिन अगर एक लाइन में इसको हम बताएं कि सॉइल क्या है, तो इट इज द अपर मोस्ट वेदर्ड लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। भाई अर्थ की ये सरफेस है, लेट सपोज, तो इसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, और वो भी लेयर कैसी होनी चाहिए? वो वेदर्ड लेयर होनी चाहिए। यानी कि इस लेयर की वेदरिंग होने के बाद सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अर्थ का क्रस्ट हम जान अर्थ की सरफेस, तो उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर जिसकी वेदरिंग हो चुकी है। अब ये वेदरिंग क्या चीज होती है? वेदरिंग का मतलब ये होता है कि ऊपर की जो लेयर है उसका फिजिकल या केमिकल डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन हो गया हो,
उसी को हम वेदरिंग कहते हैं। तो वेदरिंग की हम एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इट इज फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकॉम्पोजिशन। ध्यान रखिएगा, ये सब टर्म्स अलग अलग हैं, टर्म्स की ही खासियत होती है किसी भी एग्जाम में, और इसमें तो खास तौर पे। तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकॉम्पोजिशन किसका? ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में जो रॉक्स हैं और उन रॉक्स में जो मिनरल्स मौजूद हैं, ये क्रस्ट वाला पोर्शन हो गया पूरा। दिस कैन बी कॉल्ड एज रॉक, दिस इज क्रस्ट। तो उसका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, फिजिकल फैक्टर्स के वजह से अगर वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, और केमिकल डिकॉम्पोजिशन अगर हो रहा हो मिनरल्स का उसमें स्पेशली, तो उसकी वजह से उसको कहते हैं वेदरिंग। और वेदरिंग जो है वो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये हो गया सॉइल। अच्छा, अब सॉइल के बारे में एक आध टर्म्स हम आपको और बता दें कि सॉइल किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, यानी किन किन चीज़ों का मिक्सचर होती है। तो सॉइल क्या है? सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मिनरल्स, वही वेदर्ड मिनरल जिनकी वेदरिंग हुई है। उसके बाद रॉक पार्टिकल्स, इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर, ये भी सॉइल का कंपोनेंट है। ऑर्गेनिक मैटर, अब वो चाहे ऑर्गेनिक मैटर दोनों हो सकता है, वो चाहे लिविंग हो और या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर हो, दोनों केस में। इसके अलावा वाटर, वाटर इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सॉइल। एंड एयर, एयर भी होती है सॉइल में। तो ये सारे क्या हैं? दीज आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सॉइल। एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं पीडोलॉजी। पीडोलॉजी का मतलब क्या है? इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ सॉइल। सॉइल की स्टडी को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो वेदरिंग की हमने यहाँ पे ऊपर बात की है, ये वेदरिंग की प्रोसेस ये एक्चुअली में होती कैसे है, किन स्टेप्स में होती है, और इसका रिजल्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग विल बी वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। तो वेदरिंग की डेफिनेशन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो उसको दोबारा मेंशन नहीं करना है। सॉइल फॉर्मेशन, अब देखिए, सॉइल किसी स्पेसिफिक जगह पे भी फॉर्म हो सकती है, जहाँ ओरिजिनली रॉक जो था वहीं पे अगर सॉइल फॉर्म हो जा रही है, तो उस सॉइल को हम कुछ और नाम देते हैं, उसको हम रेसिडुअल सॉइल कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे पेरेंट रॉक है वहीं पे वो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा, सॉइल पार्टिकल्स या पूरी सॉइल की सॉइल जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मीडियम होते हैं। तो ऐसी सॉइल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो बात समझ में आ रही है? अगर अपने पेरेंट रॉक के प्लेस पे ही सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है तो रेसिडुअल सॉइल है, जहां है वहीं पे बन रही है। और अगर किसी मीडियम के थ्रू, दैट मे बी एयर, वाटर, आइस, कुछ भी होता है, उसकी वजह से, उसकी हेल्प से ये सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्ट होके आ रही है, कहीं दूसरी जगह डिपॉजिट हो रही है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब इसमें ट्रांसपोर्टेड सॉइल की हम ज़्यादा बात करेंगे, रेसिडुअल सॉइल तो जहाँ है वहीं पे बन रही है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल की अगर हम बात करें तो ये फिर कई टाइप्स की हो सकती है हमारे पास। यहाँ पे टाइप्स की बात कर रहे हैं, इसके टाइप्स। तो कौन कौन सी टाइप्स है हमारे पास? पहले को हम कहते हैं कॉलुवियल, या कॉलुवियम भी कहते हैं। तो कॉलुवियल सॉइल हो गई। दूसरी जो सॉइल होती है उसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। तीसरी जो होती है उसको हम ग्लेशियल सॉइल कहते हैं।
और जो नेक्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं इओलियन सॉइल। तो ये 4 टाइप की हमारे पास सॉइल हो गई। अब कोलुवियल का मतलब क्या हो गया? जाहिर सी बात है कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट एजेंट होगा। तो यहाँ पे कौन है ट्रांसपोर्ट एजेंट, या हम ऐसे कहें ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी, इसका मतलब ये हो गया कोलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, चट्टान हैं, तो वहाँ से जो ज़मीन खिसकती है या जिसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं, तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो ऊपर टॉप लेयर से, पहाड़ की ऊंचाइयों से आके नीचे डिपॉजिट होने लगती है। तो दैट इज कॉल्ड एज कॉलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें तो सिंपली बाय वाटर। पानी अगर सॉइल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो जलोढ़ मिट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो हो जाएगी एलुवियल सॉइल। नदियाँ तमाम जो है वो यही काम करती हैं। ग्लेशियल सॉइल का मतलब कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो होता है बाय मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स जो बर्फ़ के बड़े बड़े जो है वो ब्लॉक्स होते हैं, वो जब मूव करते हैं तो उनके अंडरनीथ भी जो है वो सॉइल वो मूव करती है उनके मूवमेंट के हिसाब से। तो उस तरीके की सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो दैट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल सॉइल। इओलियन सॉइल क्या होती है? इसमें सिंपली इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। अलग अलग एजेंट, अलग अलग टर्म, ये टर्म पूछ लेता है सेक्शन बी के लिए, तो ये फेवरेट है मैचिंग टाइप के क्वेश्चन। सेक्शन सी में भी कभी कभी आ जाते हैं। तो अब आपने जान लिया रेसिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल में भी उसके ये 4 टाइप्स आपने देख लिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉइल कॉम्पोजिशन की। हालांकि हमने ऊपर बात की है लेकिन उसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे। सॉइल कॉम्पोजिशन, किस किस चीज़ से मिलकर सॉइल जो है वो तैयार होती है। तो जैसा कि हमने अभी बताया था आपको, मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, बोथ लिविंग डेड, एयर है, वाटर है। तो इसमें अगर हम मिनरल पार्टिकल्स की बात करें, बहुत ज़्यादा हम इलाबोरेट नोट्स नहीं लिखेंगे, हाँ पॉइंट सारे इंक्लूडेड रहेंगे, तो थोड़ा सा आप उसको समझें। मिनरल पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो 3 मेन टाइप के इसमें मिनरल पार्टिकल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सैंड, दूसरे को हम कहते हैं सिल्ट, और तीसरे को कहते हैं क्ले। अब ये जो तीनों का कैटेगराइजेशन है वो बेस्ड ऑन क्या है? इनका साइज ऑफ द पार्टिकल्स। तो इसका जो साइज होता है वो 0.05 से 2 मिलीमीटर होता है। सिल्ट का होता है 0.002 से 0.5 मिलीमीटर, और क्ले का होता है लेस देन 0.002 मिलीमीटर। तो ये साइज भी आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, क्योंकि सीक्वेंशियल अरेंजमेंट भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो लेस देन 0.002 मिलीमीटर। अब ये तीनों टाइप के जो मिनरल पार्टिकल्स हैं ये किस रेशियो में किसी सॉइल में मौजूद हैं वो डिफाइन करता है उस सॉइल का सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर का मतलब क्या हो गया कि रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले डिफाइंस सॉइल टेक्सचर। तो अगर जैसे ऐसे सपोज करिए, जानते ही हैं सॉइल के प्रकार कई होते हैं, जैसे सैंड का अगर प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो बलुई मिट्टी हो जाएगी, क्ले का अगर ज़्यादा है तो वो चिकनी मिट्टी हो जाएगी। तो इस तरीके से सॉइल का टेक्सचर जो है इन तीनों के रिलेटिव प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं, ये तो मिनरल पार्टिकल्स की हमने बात कर ली, ऑर्गेनिक मैटर की हम बेसिकली अब बात करेंगे। सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वो, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है, इसको हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हो गया लिविंग ऑर्गेनिक मैटर या लिविंग बायोमास इसको हम कह दें। दूसरा हो गया डेट्राइटस। डेट्राइटस का मतलब वही
डेड मटेरियल जो है, और तीसरा जो है वो ह्यूमस। तो ह्यूमस वाला जो पोर्शन आएगा वो डिकम्पोजिशन, भाई जिंदा था फिर मरा, उसके बाद वो डिकम्पोज होना शुरू हुआ, तो वो फिर ह्यूमस में कन्वर्ट हुआ। ह्यूमस वाला जो पोर्शन होता है वो बेसिकली, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, वी कैन डिफाइन दिस, ह्यूमस को हम कह सकते हैं इट इज एन एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब कि उसकी कोई स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी नहीं है, एंड अ कोलॉइडल। कोलॉइडल का मतलब कि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, दे आर सस्पेंडेड इन वाटर, ऐसे हम कह सकते हैं। कोलॉइडल मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये है ह्यूमस की डेफिनेशन। और अब ये जो ह्यूमस है ये भी दो टाइप का होता है, या हम कहें दो चीज़ों से मिलके ह्यूमस जो है वो पूरा का पूरा तैयार होता है। वो कौन कौन से हैं, लेट्स चेक आउट। एक को हम कहते हैं ह्यूमिक सब्सटेंस, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस। ध्यान रखिएगा, भले यहां नॉन लिखा है लेकिन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमस। ह्यूमिक सब्सटेंस और नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस। अब वो क्यों ऐसा कहा गया, अभी हम इसको बताते हैं। जैसे नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स प्लांट या एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं, लिग्निन्स हो गए, लिपिड्स हैं, या ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये सब जो हैं नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस बनाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो डेट्राइटस है या जो डेड मैटर है वो अभी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में थोड़ा सा ब्रेक होना शुरू हुआ है, लाइक दिस वन। इसके बाद इसका ब्रेकडाउन अभी होना बाकी है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होना अभी बाकी है। जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए और वो किसी स्टेबल एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं ह्यूमिक सब्सटेंस। तो नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस का मतलब ये है, इसमें अगर हम एक लाइन ये कह दें कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, थोड़ा सा राइटिंग हमारी उतनी अच्छी है नहीं इसलिए बियर करें। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नॉट कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे ह्यूमिक सब्सटेंसेस में क्या हो रहा है, यहाँ हम कह सकते हैं कि दे आर स्टेबल इन प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिकम्पोजिशन। और किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, जाहिर सी बात है सॉइल में प्लांट्स या एनिमल रेसिड्यूज जो भी कुछ हैं उनका जब डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाता है तो उससे जो स्टेबल इन प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो होते हैं ह्यूमिक सब्सटेंसेस। अब ये ह्यूमिक सब्सटेंसेस जो हैं ये अकेले ही सॉइल का कितना पार्ट बना देते हैं, तो दे कॉन्स्टिट्यूट 80 to 90% ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो मेजॉरिटी जो है वो ह्यूमिक सब्सटेंसेस ही होते हैं। डार्क कलर होता है इनका, एमॉर्फस, जैसा कि हमने ऊपर ही बताया, कोई स्पेसिफाइड मॉर्फोलॉजी नहीं है। इनकी जब ह्यूमिक सब्सटेंस की एलिमेंटल एनालिसिस की जाती है तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब कुछ है इसमें, तो इसको बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद ये जो ह्यूमिक सब्सटेंसेस हैं ये भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, तो वो कैटेगरीज हम लोग एक बार देख लेते हैं, 1 2 एंड 3।
पहला है इसमें ह्यूमिन, दूसरे को हम कहते हैं ह्यूमिक एसिड्स, और तीसरे को हम कहते हैं फल्विक एसिड्स। FU है ये, FU, फल्विक एसिड्स। ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है या ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ह्यूमिक सब्सटेंसेस का इनटू दीज 3 पार्ट्स, उसका बेसिस क्या है? इट इज बेस्ड ऑन solubility at different pH। अलग अलग pH पे वाटर में कौन सॉल्यूबल है, कौन नहीं सॉल्यूबल है, कौन पार्शियली है, कौन कंप्लीटली सॉल्यूबल है, इसके बेसिस पे ये ह्यूमिक सब्सटेंसेस 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, ह्यूमिन, ह्यूमिक एसिड्स और फल्विक एसिड्स। अब इसमें ह्यूमिन जो है, ह्यूमिन की हम बात कर लें, क्राइटेरिया वही है, इट इज नॉट सॉल्यूबल। कब? नॉट सॉल्यूबल एट एनी पीएच, किसी भी पीएच पे ह्यूमिन जो है वो सॉल्यूबल नहीं है। ह्यूमिक एसिड्स जो हैं ये इनसॉल्यूबल होते हैं। कब? इनसॉल्यूबल एट एसिडिक पीएच बट सॉल्यूबल एट एल्केलाइन पीएच। तो यानी कि ये इनसॉल्यूबल और सॉल्यूबल दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पीएच। फल्विक एसिड्स जो होते हैं ये क्या है? बेसिकली दे आर सॉल्यूबल एट ऑल पीएच, हर पीएच पे सॉल्यूबल हैं, और ये बेसिकली क्या होते हैं? दे आर मिक्सचर ऑफ वीक एलिफैटिक एंड एरोमेटिक ऑर्गेनिक एसिड्स। एरोमेटिक का मतलब क्या हो गया? जिसमें रिंग होगी, और एलिफैटिक का मतलब जो लीनियर चेन वाले ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे। किसी ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल बताएं। बोलें, सीनियर्स बोलें। इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड हो गया, और उसके अलावा बहुत सारे हैं। एक सेकंड, कौन ऐड हो रहा है? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल होगा। कितने सारे एसिड। लिबरेलिक फॉर्मिक एसिड। हाँ, और क्या, एसिड्स की कमी है क्या? बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। कोई भी ऐसा एसिड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन, हाइड्रोकार्बन चेन हो और एक एसिड ग्रुप हो, COH, हो गया ऑर्गेनिक एसिड वो। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ह्यूमिक सब्सटेंसेस जो हैं उनका क्या कैटेगराइजेशन है। तो ये बात हो गई ऑर्गेनिक मैटर की। सोचिए, सॉइल। अब हम बात करेंगे सॉइल एयर की। तो सॉइल एयर, एयर का मतलब क्या हो गया? एयर इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो सॉइल में है तो इन सॉइल हो जाएगा। कहाँ पे? इन सॉइल पोर्स। सॉइल पार्टिकल के बीच में जो भी पोर्स होते हैं वहाँ पे जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं वो सॉइल, वो एयर कहलाती है। और इसमें मेन जो है कंपोनेंट किसका होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है। ऑक्सीजन, यही दोनों मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। और इन दोनों का जो कंसंट्रेशन है, इनका कंसंट्रेशन कई प्रोसेसेस को अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स प्रोसेसेस। जैसे कि कौन कौन से प्रोसेस को इन दोनों के कंसंट्रेशन अफेक्ट कर सकते हैं? नाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये कैसे अफेक्ट करेंगे आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं, नाइट्रीफाइंग और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया,
उनकी फिजियोलॉजी के लिए ये ऑक्सीजन और CO2 जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जितनी एक्टिविटी उनकी होगी उसी हिसाब से प्रोसेस अफेक्ट होंगे। तो सॉइल एयर इन प्रोसेसेस को अफेक्ट करता है, सॉइल एयर का कॉम्पोजिशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे सॉइल में वाटर कंटेंट की। तो सॉइल, एक सेकेंड, सॉइल वाटर। अब देखिए सॉइल वाटर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ये समझें कि सॉइल में मौजूद जो वाटर है वो सॉइल के वॉल्यूम का लगभग 30% कंट्रीब्यूट कर सकता है। यानी कि मेक्स अप अबाउट 30% ऑफ सॉइल वॉल्यूम। सॉइल वॉल्यूम तो यानी कि अच्छा खासा अमाउंट जो है वो वाटर का होता है सॉइल में। अब सॉइल में जो वाटर कंटेंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि सॉइल की टाइप कैसी है। तो डिपेंड्स अपॉन, लेकिन क्या डिपेंड्स? कंटेंट इसका जो है, कंटेंट डिपेंड्स अपॉन सॉइल टाइप। कैसी सॉइल है उसके हिसाब से कितना पानी वो है उसमें रहेगा। तो अब ये कंटेंट जो होता है सॉइल में पानी का, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, या वो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और ये जो कैपेसिटी है इसको हम फील्ड कैपेसिटी के टर्म में डिस्क्राइब करते हैं। यानी कैसे कहते हैं? डिस्क्राइब्ड एज फील्ड कैपेसिटी। ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज डिस्क्राइब्ड एज फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी का मतलब यह है, सिंपली मतलब इसका क्या होता है फील्ड कैपेसिटी का, कि एबिलिटी टू रिटेन वाटर आफ्टर इंटरनल ड्रेनेज। बात समझ में आ रही है? जैसे ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, खूब सारे बड़े बड़े पार्टिकल्स हमने बना दिए। अब इस पे ऐसे पानी जो है वो बहता हुआ आया, बारिश से ऐसे पानी आ रहा है वाटर। तो पानी जो है अंदर भी तो जाएगा, नीचे। नीचे जाने के बाद यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट होगा तो ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर। तो ये ड्रेनेज होने के बाद लास्ट में जो ऊपर की लेयर पे या ऊपर की सरफेस ऑफ सॉइल पे जो पानी बचा है उसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फील्ड कैपेसिटी। तो वो सॉइल कितना वाटर रिटेन कर पा रही है आफ्टर द ड्रेनेज प्रोसेस हैज कंप्लीटेड, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड कैपेसिटी ऑफ दैट सॉइल। और ये फील्ड कैपेसिटी हम जनरली मेजर कब करते हैं? जैसे आज मान लीजिए बारिश हुई, खूब जोर से बारिश हुई, तो आज ही नहीं जाके नापने लगेंगे, नहीं तो पता चलेगा कि वो फील्ड कैपेसिटी कुछ ज़्यादा ही आ जाएगी। भाई कहीं पानी भर ही जाता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद जब आप देखेंगे तो पानी धीरे धीरे निकल गया, कहीं भी निकल गया जहाँ भी। तो इसको नापने का वक्त क्या होता है? इट इज मेजर्ड आफ्टर 2 days। 2 days ऑफ इनफिल्ट्रेशन। यानी इनफिल्ट्रेशन या कि परकोलेशन जो वाटर का हो रहा है उसका होने के बाद भी 2 दिन के बाद हम जाके देखते हैं, तब हमको समझ में आता है एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी उस सॉइल की क्या है। अब ये जो फील्ड कैपेसिटी है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? तो ये भी आप समझ लीजिए, इट डिपेंड्स अपॉन कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे सॉइल टाइप तो हमने कहा ही, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सॉइल का टेक्सचर क्या है, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है। टेक्सचर ही स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है बेसिकली, कौन सा कंपोनेंट कितना रहेगा। ऑर्गेनिक मैटर कितना है सॉइल में, कंटेंट। और सॉइल के पोर्स का अरेंजमेंट कैसा है, यानी कि सॉइल पोर अरेंजमेंट।
ये सारी चीज़ें मिलके बताती हैं कि कितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस सॉइल की होगी। जैसे एग्जांपल लें हम यहाँ पे क्ले सॉइल की बात करें हम, या सिंपली, तो क्ले सॉइल में क्या होता है, हाई ह्यूमस कंटेंट होता है, और इसी वजह से यानी ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें ज़्यादा है, तो इसकी जो है फील्ड कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा पानी रिटेन करके ये रख पाएगा अपने पास। एक चीज़ और जान लीजिए, ये तो हमको जनरली मालूम ही है कि अगर सॉइल में पानी नहीं होगा या ड्राई सॉइल होगी तो प्लांट रूट्स को बहुत समस्या होती है पानी निकालने के लिए, अगर सूखी है ज़मीन। क्यों? क्योंकि जितना भी पानी है वो सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ इतना टाइटली हेल्ड है कि वो प्लांट रूट के एक्सट्रैक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है। ये तो कॉमन सी बात है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब यहाँ जो टर्म आपको जानना है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। विल्टिंग का मतलब क्या होता है? विल्टिंग का मतलब सूखना, है ना, सूख जाएगा। कौन सूखेगा? प्लांट सूखेगा, और कौन? तो परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज ये क्या होता है? वैसे विल्टिंग तो हम किसके टर्म में ले रहे हैं? प्लांट के टर्म में। लेकिन क्यों सूख रहा है? क्योंकि सॉइल में पानी की कमी है। तो परमानेंट विल्टिंग परसेंट को हम ऐसे कह सकते हैं कि amount of water in the soil at which plants wilt beyond recovery। अब इस चीज को समझ लीजिए, क्या कह रहे हैं हम, कि किसी भी सॉइल में, सपोज ये सॉइल है, इस सॉइल में इतना पानी कम हो कि यहाँ पे जो प्लांट है, ये उसकी जड़ है, मान लीजिए ये प्लांट है, तो इसकी पत्तियां क्या हो जाएंगी? आपने देखा होगा इन जनरल कि गर्मी के दिनों में दोपहर में पत्तियां थोड़ी सी मुरझा जाती हैं, लेकिन शाम आते आते और थोड़ा पानी वगैरह अगर दे दिया जाए उसमें थोड़ा और, तो वो पत्ती फिर से सही हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है वापस से। लेकिन अगर इस सॉइल में उतना सफिशिएंट पानी ना हो कि एक बार मुरझाने के बाद वो वापस से अपना हाइड्रेशन रीगेन कर सके, तो उस अमाउंट ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। तो मेन टर्म यहाँ पे क्या याद रखने वाला है कि रिकवरी जो है, रिकवरी पॉसिबल ना हो, वो, से फॉर एग्जांपल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम नहीं कहेंगे उसको। मैक्सिमम क्यों कह रहे हैं? कि मान लीजिए मिनिमम का मतलब तो क्या हो गया? मिनिमम का मतलब तो ऐसा भी हो सकता है कि एकदम पानी ना हो, तो गारंटी हो गई कि प्लांट सूख ही जाएगा। लेकिन वो अमाउंट ऑफ वाटर जिसमें प्लांट बियॉन्ड रिकवरी बिल्ट कर जाए। अब दूसरा क्या है? हमने फील्ड कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, इन दोनों के बीच में जो वाटर अवेलेबल होता है वही प्लांट को मिलता है, नसीब होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर अवेलेबल टू प्लांट, ये क्या है? इसको हम अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दें तो ये है फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये माइनस साइन है, नहीं तो बाद में डैश समझ लो। ये फील्ड कैपेसिटी मतलब बहुत ज़्यादा पानी है, रुका हुआ है, सरफेस पे रुका हुआ है, और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मतलब इतना कम पानी है कि सूख जाएगा प्लांट। तो उन दोनों के बीच में जो पानी है वही वाटर को अवेलेबल होता है। अब कुछ टर्म्स यहाँ पे हम आपको बता देंगे वाटर से रिलेटेड, जो कि पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में।
सॉइल वाटर अभी वही चल रहा है। सॉइल वाटर को हम बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 टाइप के वाटर्स प्रेजेंट हैं सॉइल में। कौन कौन से हैं, पहले तो नाम उसका हम देख लेते हैं एक एक का। लेट्स सी, इसी से करते हैं। एक को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, दूसरा कहलाता है कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। तीसरा होता है ग्रेविटेशनल वाटर, और चौथा होता है केमिकली बाउंड वाटर। तो 4 टाइप के वाटर हो गए। अब ये जो, अब एक एक करके देख लें हम इसको। जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है वो सॉइल पार्टिकल्स के अराउंड, लेट से दीज आर सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स के अराउंड थिन लेयर के फॉर्म में ऐसे एकदम मतलब सराउंड करता रहता है ऐसे। ये है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो हम एक पार्टिकल के अराउंड दिखा रहे हैं सिर्फ। दिस इज व्हाट, दिस इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यानी कि ये जो वाटर है, वाटर प्रेजेंट एज थिन लेयर अराउंड सॉइल पार्टिकल्स, इसी को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और ये चूंकि सॉइल पार्टिकल से बहुत फर्मली अटैच्ड रहता है, इसीलिए ये वाटर जो है ये नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, प्लांट्स को ये अवेलेबल नहीं होता, यानी प्लांट रूट इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूसरा है कैपिलरी वाटर। अब कैपिलरी वाटर की अगर हम बात करें तो ये तो सिंपल कैपिलरी का जो कॉन्सेप्ट होता है वही है। कैपिलरी वाटर का मतलब ये हो गया कि जो थिन कैपिलरीज फॉर्म हो जा रही हैं बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, उनके बीच में ये जो पानी देख रहे हैं ना, चैनल के फॉर्म में, ये जैसे यहाँ पे ही बना दे तो ये इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में ये जो है, खैर यहाँ नहीं बनाना चाहिए नहीं तो कंफ्यूजन होगी, लेट्स रिमूव इट। ये वाला जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी ट्यूब आपने देखा ही होगा लैब में, उसको पानी में डालते हैं अपने आप चढ़ जाता है। तो यानी कि ये क्या है, वाटर प्रेजेंट इन थिन एंड नैरो कैपिलरीज। और ये कैपिलरी कौन बना रहा है, सॉइल पार्टिकल्स। वहां हमने ग्लास की कैपिलरी ट्यूब देखी है, और सॉइल पार्टिकल्स भी आपस में क्लोज होते हैं कि उनकी वजह से भी कैपिलरी बन जाती है, फॉर्म बाय सॉइल पार्टिकल्स। ध्यान दीजिएगा, यही वो इकलौता पानी है जो प्लांट्स को अवेलेबल रहता है। ओनली वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स, यानी प्लांट रूट सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब कर पाती हैं। और इसके लिए टर्म्स भी हैं, उसको भी हम अभी मेंशन कर देंगे यहाँ पे। बाकी ग्रेविटेशनल वाटर से आपको समझ में आ रहा होगा, ग्रेविटेशनल वाटर का मतलब क्या हो गया कि वाटर परकोलेटिंग डीप डाउन। क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के पुल की वजह से सॉइल पार्टिकल से होता भी सब नीचे बह गया, तो वो नीचे जो चला गया वो हो गया ग्रेविटेशनल वाटर। तो जब नीचे चला गया तो क्या ये अवेलेबल होगा, नहीं, नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, ये भी अवेलेबल नहीं होगा। और इसके बाद लास्ट में जो है ये केमिकली बाउंड वाटर, इसको इस कलर से लिख दें। केमिकली बाउंड वाटर जो होता है ये किस फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स, या हम कहें हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा इन दिस ऑयल। जाहिर सी बात है ये जितने भी ये
एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, आयरन हो गया, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये सब सब सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी अपने साथ पानी को बाइंड कर लेते हैं, केमिकली बाइंड कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स। तो वो पानी भी क्या हो गया, जब बाउंड स्टेट में चला गया तो इट इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। अब 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको भी यहां पे हम डिफाइन कर दे रहे हैं। एक को कहते हैं हम होलार्ड, दूसरे को कहते हैं, मिटा दे इसको, दूसरे को हम कहते हैं चेसार्ड, और तीसरे को कहते हैं एकार्ड। इसका मतलब क्या हो गया, मालूम होगा कुछ लोगों को। होलार्ड का मतलब है टोटल वाटर इन द फील्ड, जितना भी पानी है फील्ड में वो सब होलार्ड आ जाएगा। यानी कि कौन कौन सा पानी हम यहाँ पे कह सकते हैं, बताए कोई। जितना भी चारों टाइप ऊपर लिखवा है। हाँ, तो क्या क्या ग्रेविटेशनल वाटर उसमें इंक्लूड करना चाहिए हमको? नहीं, ग्रेविटेशनल छोड़ नहीं के। सर, क्योंकि वो तो अंदर चला गया है, बाकी हाँ, जो भी है वो तो फील्ड में है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पे ऐसे दे देगा चारों का, यानी कि चारों का नाम दे देगा एक ऑप्शन में, किसी 3 का देगा, इधर उधर शिफ्ट कर देगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट GW ग्रेविटेशनल वाटर। चेसार्ड का मतलब क्या हो गया, वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स। इसको हम चेसार्ड भी कहते हैं। तो ये कौन सा वाटर हो जाएगा, कैपिलरी कैपिलरी। वाटर। एकार्ड का मतलब वाटर नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। तो अब इसमें फिर से वो तीनों आ जाएंगे, कैपिलरी को छोड़ के, एक्सेप्ट कैपिलरी वाटर। बाकी जितने भी हैं, ग्रेविटेशनल भी अवेलेबल नहीं है तो वो भी इंक्लूड यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टर्मिनोलॉजीज भी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हमको सॉइल प्रोफाइल बताना है। आज के लिए हम इसको इतना रखते हैं, थोड़ा पहला दिन है, इसको यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं।